अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर, जैसा कि HTML के हम लेक्चर्स करते आ रहे हैं, अभी तक 34 के करीब मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि CSS के रिलेटेड भी मैंने तकरीबन 4 के करीब वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप CSS के लेक्चर भी स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, उसकी कंटिन्यूसली अब चलते रहेंगे। और HTML के तकरीबन अगर देखा जाए तो मेन कंटेंट्स जितने भी HTML में होते हैं वो तकरीबन हम कवर कर चुके हैं। बाकी जो एडवांस लेवल के हैं, वीडियो ऑडियो के रिलेटेड हैं या एडवांस लेवल के कुछ टैग्स हैं, वो इंशाल्लाह हम HTML5 में देखेंगे। ठीक है, वो कंप्लीट हम उनको अलग से कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है ब्लॉग पे मेरे, यहाँ पे मैंने HTML के कुछ कंटेंट्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज, HTML बेसिक टैग्स, ओवरव्यू ऑफ नोटपैड प्लस प्लस, लाइन ब्रेक एंड सो ऑन। ये जितने भी आपके सामने कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से ये जो क्लासेस हैं ये मैं इंशाल्लाह CSS में बताऊंगा। और ये जो HTML फ्रेम्स हैं ये मैं आपको इस पे लेक्चर तो दे देता हूँ, लेकिन जहाँ तक फ्रेम्स का ताल्लुक़ है, आजकल जो प्रोफेशनल वर्किंग की अगर मैं बात करूँ, अभी तक मैंने जितनी प्रोफेशनल वर्किंग की है कुछ सालों से, उसमें मैंने कभी भी ना तो खुद फ्रेम्स यूज़ किए हैं, कभी भी मैंने नहीं यूज़ किए, और ना ही जो हमारे सीनियर से या जितने भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम किया है फ्रेम्स का कभी यूज़ नहीं किया, और ना ही अब ये यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही रेयर है, फ्रेम्स का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। लेकिन चूँकि ये भी एक लिस्ट में, कंटेंट्स की लिस्ट में शामिल है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको फ्रेम्स का कुछ आइडिया देता चलूँ। इन डिटेल हम इसकी बात नहीं करते, आपको इसका पता होना चाहिए कि फ्रेम्स क्या है और किस तरीके से इसको HTML में आप क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से होते हैं। उसके अलावा इसके बाद छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं, मैं उस पर लेक्चर्स बनाता रहूँगा HTML के, जो मज़ीद मेरे जहन में आते जाएंगे। और मज़ीद आपको भी अगर हो किसी टॉपिक के बारे में, HTML का कोई टॉपिक जो कवर नहीं किया हमने या हो नहीं सका या इस लिस्ट में नहीं है, तो आप वो लाजमी मुझे कमेंट कर दें। मैं इंशाल्लाह उसको भी देख लूँगा और उस पर भी हम लेक्चर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और CSS के लेक्चर इंशाल्लाह अब कंटिन्यूसली हम करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी चलता रहेगा वो सारा आप देखते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में फ्रेम्स की बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि फ्रेम्स HTML में किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और ये करते क्या है, इनका काम क्या है, इनका मकसद क्या होता है। और फिर मैंने 2 से 3 स्लाइड्स बनाई हैं ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रेम्स, यानी कि फ्रेम्स के ड्रॉबैक्स क्या हैं जिस वजह से इनको अब यूज़ नहीं किया जाता, वो भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आप देख लेंगे। और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह CSS पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। इसके बाद कुछ जो टैग्स हैं, फॉर एग्जांपल मार्की टैग है, वो उस पर मैं लेक्चर नेक्स्ट दूंगा। उसके अलावा आप लोग भी देख लें, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि जी इम्पोर्टेंट है, हम नहीं कवर कर सके या हमने नहीं किया, तो आप मुझे लाजमी बताएं, इंशाल्लाह उस पर भी हम लेक्चर कर लेंगे। तो बात करते हैं HTML फ्रेम्स की। तो ये मेरे पास एक सिंपल HTML की स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। मैंने ये पेज सेव किया है frame1.html के नाम से, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ BG कलर रेड, कंट्रोल ऐसे सेव करें। यहाँ पे एक हेडिंग भी राइट कर दें, frame1। फॉर एग्जांपल हमने जस्ट रफ सा एक करने के लिए इसको सेव करें और इसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें, तो आपके सामने
ये एक पेज आ जाएगा, ठीक है, आई एम फ्रेम 1 के नाम से जो भी आपने टेक्स्ट राइट किया है फॉर एग्जांपल। ये एक फ्रेम है, मैंने इसको सेव कर लिया frame1.html के नाम से। इसी तरीके से मैंने एक दूसरी फाइल आपके सामने नज़र आ रही है frame2, इसको मैं notepad++ में ओपन करता हूँ। इसका यहाँ से नाम चेंज कर लें frame2। इसकी बॉडी का भी कोई कलर रख लें, ब्लू कर लें। इसको यहाँ पे लिख लें frame2। इसको Ctrl+F से सेव करें, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपके सामने ये आ जाएगा। ये कलर तो सीधा आंखों में जा रहा है। बहरहाल समझने के लिए देखते जाएं। ये दो मैंने अलग अलग फ्रेम क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, दो अलग अलग पेज आपके सामने वेब ब्राउज़र में भी नज़र आ रहे हैं। एक और कर लेते हैं frame3, इसको notepad++ में ओपन करें। देखिए इसमें आप कंप्लीट पेज इसको बना सकते हैं, इसके अंदर हेडिंग्स, पैराग्राफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है जैसा कि आम HTML पेज में होता है। हम बेसिकली देख रहे हैं फ्रेम की वर्किंग। इसको मैं लिख देता हूँ frame3 और इसका बीजी कलर कर लें आप ब्राउन और इसको नाम दे दें यहाँ पे frame3। Ctrl+S से इसको सेव करें और इसको यहाँ पे लॉन्च करें तो आपके सामने ये 3 मैंने फ्रेम क्रिएट किए हैं, ठीक है, 3 फ्रेम ये अलग अलग HTML के पेज से मैंने क्रिएट किए हैं। frame1.html, frame2.html और frame3.html, ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, 1, 2 एंड 3। अच्छा, अब ये तीनों आपको अलग अलग फ्रेम्स अलग अलग पेजेस में नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेम्स किस लिए यूज़ करते हैं आपको पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिव का एक कॉन्सेप्ट दिया है कि डिव डिफरेंट पोर्शंस बनाने के लिए, हम डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेम्स असल में पहले यूज़ किए जाते थे, अब यूज़ नहीं किए जाते। ये भी यही करते हैं कि आपके एक वेब पेज को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, या आप ये कह लें कि डिफरेंट जो फ्रेम्स होते हैं उनको एक ही वेब पेज पे दिखाया जा सकता है, आप इस तरीके से कह लें। अब तीनों फ्रेम्स को मैं एक ही वेब पेज पर किस तरीके से लेके आता हूं और उसको किस तरीके से मैं दिखाता हूं, उसके डिफरेंट पोर्शन। ये मैंने एक फाइल क्रिएट की है मेन फ्रेम के नाम से, इसको notepad++ में ओपन करें। इसको नाम दे दें फ्रेम सेट का, ठीक है, इसको Ctrl+S से सेव करें। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम अब इन तीनों फ्रेम्स को, 3 हो या 4 हो या 10 हो, जितने भी फ्रेम्स आपने क्रिएट किए हैं, इनको जब हमने मर्ज करना है या एक पेज पे इनको डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे बॉडी का टैग हम यूज़ नहीं करेंगे। Ctrl+S करें, यहाँ पे मैं एक यूज़ करूँगा एलिमेंट फ्रेम सेट, ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज करें। ये फ्रेम सेट का टैग यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा फ्रेम सेट। अब हमने क्या करना है, इसी टैग के अंदर हमने जितने फ्रेम क्रिएट किए हैं, 1, 2, 3, 4 जितने भी फ्रेम क्रिएट किए हैं, हम उनका URL यहाँ पे देते जाएंगे। यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू, यानी कि अब हम उसका सोर्स देने लगे हैं, उसका कंप्लीट URL देने लगे हैं। तो ये मेरे पास ये वाला, यहाँ पे इसको कॉपी करें। देखें ये वाली फाइल्स और मेन फ्रेम वाली फाइल एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं, इसलिए हमें इसका पाथ डायरेक्टली लिख देंगे, कोई मसला नहीं होगा, .html। इसको क्लोज करें, इसको सेव करें।
ठीक है, हमने एक फ्रेम का सोर्स यहाँ पे दे दिया है, इसी को कॉपी करें, हमने 3 फ्रेम्स यहाँ पे क्रिएट किए थे, 2 और 3, इसको सेव करें। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद हमने एक और काम ये करना है कि हम यहाँ पे ये जो फ्रेम्स क्रिएट कर रहे हैं इनको हमने, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ ये करनी है कि अब ये हमने 3 फ्रेम यहाँ पे सोर्स दे दिया है। अब इन फ्रेम्स को जो हमने एक वेब पेज में इनको शो करवाना है, बेसिकली तो हम एक पेज को डिवाइड करने लगे हैं डिफरेंट पोर्शंस में। तो ये फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है, हम इनको कितनी स्पेस देना चाहते हैं, वर्टिकली देना चाहते हैं, हॉरिजेंटली देना चाहते हैं। मैं पहले फॉर एग्जांपल इसको वर्टिकली लिखता हूँ। यहाँ पे आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, कॉल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो फ्रेम 1 है वो मुझे चाहिए 20%, कॉमा, जो फ्रेम 2 है वो मुझे चाहिए 50%, कॉमा, और लास्ट पे चाहिए मुझे 30%, कॉमा। इसको सेव करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी हैं कॉल्स के एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए कि जो फर्स्ट फ्रेम है वो 20% स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, जो सेकंड फ्रेम है वो 50% स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, जो थर्ड फ्रेम है वो 30% स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। तो इसको हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं फायरफॉक्स में। तो ये आपके सामने तीनों फ्रेम जो मैंने यहाँ पे अलग अलग क्रिएट किए थे उनको हमने क्या किया है, एक मेन जो वेब पेज है उसके ऊपर हमने इनको क्या कर दिया है, डिस्प्ले करवा दिया है। फर्स्ट फ्रेम को हमने 20% स्पेस दे दी, इसको हमने 50% स्पेस दे दी और इसको हमने 30% स्पेस दे दी। अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकली नहीं यूज़ करने तो आप इनको यहाँ पे कॉल्स की जगह रोज़ कर लें, कंट्रोल एस करें, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये इस तरीके से ये रोज़ बन जाएंगी। जितने परसेंट भी आप पूरी आपकी जो भी स्क्रीन है उसके मुताबिक ये हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली हम फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। और एक पेज को देखिए हमने डिफरेंट पोर्शंस इस पेज के बना लिए हैं। अब फ्रेम 1 में हम अपनी वर्किंग जो भी करते जाएंगे उस फ्रेम में वो सारी यहाँ पे आती जाएगी, फ्रेम 2 की वर्किंग यहाँ पे आती जाएगी, फ्रेम 3 की वर्किंग यहाँ पे आती जाएगी। यानी कि वो डिफरेंट जो वेब पेजेस हैं उनकी जो फंक्शनैलिटी, उनकी वर्किंग है वो आपके सामने इस वेब पेज पे आती जाएगी। इस तरीके से हम पूरे वेब पेज को फ्रेम्स की मदद से डिवाइड कर सकते हैं, उनको डिवीजन उसकी कर सकते हैं पूरे वेब पेज की। तो मज़ीद इसमें एट्रीब्यूट्स भी यूज़ किए जाते हैं, फ्रेम्स में लिंक्स भी यूज़ किए जाते हैं। यानी कि लिंक के क्लिक करने पर आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट पेज कहाँ पे ओपन हो, राइट लेफ़्ट जो भी टारगेट उसका सेट करेंगे। तो मज़ीद इसमें भी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इनका यूज़ बहुत ही रेयर है, अब होता ही नहीं है, प्रोफेशनल वर्किंग में बिल्कुल भी नहीं यूज़ किए जाते। ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से वर्किंग कर रहा हूँ इन चीज़ों पे, तो प्रोजेक्ट्स भी बहुत से किए हैं, इस हिसाब से भी पता है कि इनका कभी यूज़ आज तक नहीं किया। ये आपको समझाने के लिए मैंने इस पर एक लेक्चर कर दिया है ताकि आपको ये चीज़ भी आइडिया हो जाए। तो अभी ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो मेरा ख्याल है इधर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। हाँ, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड, फ्रेम से रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं आपने फ्रेम में वर्किंग करनी है या इससे रिलेटेड आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, मज़ीद इसमें देखना चाहते हैं क्या क्या होता है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता जाऊँगा इसके बारे में भी। और मज़ीद मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है, मिस हो गया है, तो मुझे लाजमी बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको भी कवर कर दूंगा। और CSS के लेक्चर्स आप लोग CSS की लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लेक्चर मैंने अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हम कवर कर लेंगे। दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी के फ्रेम्स के कुछ ड्रॉबैक्स बताऊँगा कि इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं और जिसकी वजह से इनको अब यूज़ नहीं किया जाता। और YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें भी आपका फ़ायदा है। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आपको एक मैसेज मिल जाएगा, तो आपकी लर्निंग अच्छी हो सकती है।
तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्रेम से मुतल्लिक आपको कुछ बताया था कि हम किस तरीके से फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं, और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि ये प्रोफेशनल वर्किंग में मार्केट में अब यूज़ नहीं किए जाते। आप देख सकते हैं इसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में। अगर मज़ीद आप इसके मुताल्लिक कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई एट्रीब्यूट्स या कोई डिटेल में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। बहरहाल आज के लेक्चर में देखते हैं इनके कुछ ड्रॉबैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन टू यूज़ फ्रेम्स, कि फ्रेम्स को यूज़ कब किया जाता है। नंबर 1, इट इज़ क्वाइट रेयर टू सी फ्रेम्स इन यूज़ दीज डेज। ये आपके सामने जो लाइन लिखी है, ये मैंने अपनी वर्डिंग नहीं बनाई, ये आप ये कह लें कि बहुत सर्च आउट के बाद आपके सामने ये मैंने लाइन राइट की है कि आज के दौर में फ्रेम्स बहुत ही कम देखने में आते हैं, उनका यूज़ बहुत ही रेयर है। नंबर 2, personally there are very few circumstances in which I would suggest that you use frames in a page। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अब तक का, जितनी मैं वर्किंग कर चुका हूं, उसके मुताबिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने अपनी प्रोफेशनल वर्किंग में कभी भी फ्रेम्स यूज़ नहीं किए। चूँकि ये HTML का एक टॉपिक था, तो मैंने कहा मैं आपको इसका आइडिया भी ज़रूर देता चलूँ। इस पे काम करना नहीं करना वो एक अलग चीज़ है। नंबर 3, here are some of the drawbacks you should be aware of when it comes to using frames। ये आपके सामने कुछ ड्रॉबैक्स मैं दिखाने जा रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए फ्रेम यूज़ करने से पहले। ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, one of the fundamental concepts when the web was created was that every page should correspond to a single URL। आपको पता है कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं, हर पेज का अपना एक URL होता है। URL मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ये देखें, ये आपके सामने पेज ओपन है। ये जो यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट इस वेब पेज का लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसका क्या है, URL होता है। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लॉग है मेरा, ये आपके सामने है, ठीक है, ये इसका URL है। मैं किसी और पेज पे, फॉर एग्जांपल इस पेज पे चला जाता हूँ, तो आपके सामने वहाँ पे URL ये चेंज हो गया। तो ये URL हर वेब पेज का एक सिंगल URL होता है। ये पॉइंट जहन में रखें कि हर वेब पेज का एक सिंगल URL होता है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, विद अ फ्रेम सेट यू हैव अ सिंगल पेज मेड अप ऑफ सेवरल URLs। आप फ्रेम सेट जब यूज करते हैं तो एक सिंगल पेज पर डिफरेंट बहुत से URLs आप यूज कर रहे हैं। और ये एग्जांपल आपके सामने है जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। इस वेब पेज पर कितने डिफरेंट URL यूज हो रहे हैं। ये फ्रेम 1 का अलग URL है, फ्रेम 2 का एक अलग URL था, फ्रेम 3 का एक अलग URL है, और इस मेन फ्रेम का अलग URL है। अगर मैंने डिफरेंट पोर्शन इसके मजीद बनाने हैं इस वेब पेज के, तो इसका क्या मतलब है, मुझे मजीद फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे और मजीद URL ऐड हो जाएंगे। समझ रहे हैं। अब URL ज्यादा होने से मसला क्या है वो भी सुनते जाइए। सर्च इंजन्स कैन हैव डिफिकल्टी इंडेक्सिंग द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रेम्स। देखें, अब जैसे ही आप अपनी कोई भी वेबसाइट आप ऑनलाइन सर्वर पे रखते हैं, तो जैसे ही आप गूगल जो सर्च इंजन है या याहू का सर्च इंजन है, कोई भी सर्च इंजन जो दुनिया में यूज़ होते हैं, आप उस सर्च इंजन के साथ अपनी वेबसाइट को कह लें कि अटैच करवा देते हैं या वहाँ पे इंडेक्सिंग करवा देते हैं। इंडेक्सिंग जो आप करवा देते हैं अपनी वेबसाइट की, ताकि कोई भी सर्च आउट करे तो आपकी वेबसाइट से वो जो आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं वो उस व्यूअर के सामने आ जाए। तो फ्रेम से क्या होता है
सर्च इंजन के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अलग अलग फ्रेम्स के जो कंटेंट्स हैं, उनके अंदर जो डाटा है, उसको वो अलग अलग शो करवाए। ये कैसे होगा? 4 फ्रेम आपने बनाए हैं और मेन पेज पे आप वो फ्रेम्स शो करवा रहे हैं, ठीक है। अब सर्च इंजन के सामने वो 4 जो फ्रेम्स हैं वो बेसिकली 4 यूआरएल हैं। वो किस तरीके से उसकी इंडेक्सिंग करेगा, किस तरीके से कंटेंट्स आपके सामने शो करवाएगा, कंप्लीट करवा भी सकेगा, नहीं करवा सकेगा, ये प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट लिखा है सम जस्ट इंडेक्स द फ्रेम सेट डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ सर्च इंजन क्या करते हैं, सिर्फ फ्रेम सेट, जो मेन फ्रेम का मैंने पेज बनाया था उसको इंडेक्स कर लेते हैं और बाकी के जो यूआरएल हैं वो मिस हो जाते हैं। This means that the only content that they see is the contents of the no frames element. So you should include any content or keywords that you want indexed within the no frame element. अब sometime ऐसे भी होता है कि फ्रेम्स में जो डाटा है वो सर्च इंजन ने इंडेक्स करवाया है मेन फ्रेम को, यानी कि ये जो मेन फ्रेम वाला पेज है सर्च इंजन ने इसकी इंडेक्सिंग कर दी है, लेकिन ये जो फ्रेम 3 है, फ्रेम 2, फ्रेम 1, इसकी इंडेक्सिंग वो नहीं कर सका। तो अब क्या होगा, यूज़र के सामने जब ये वेब पेज ओपन होगा तो उसके सामने किसी भी फ्रेम का डाटा नहीं आएगा। तो जब ऐसा होता है तो हम एक एलिमेंट यूज़ करते होते हैं आमतौर पर नो फ्रेम के नाम से, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, सॉरी डाटा कैन नॉट डिस्प्ले और एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले। कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि डिस्प्ले हो जाए यूज़र के सामने, आप इस फ्रेम के अंदर लिख देते हैं। तो फ्रेम का डाटा यूज़र के सामने, व्यूअर के सामने नहीं आएगा, बल्कि इस एलिमेंट के अंदर कुछ भी आपने टेक्स्ट राइट किया है वो यूज़र के सामने आ जाएगा। तो ये सर्च इंजन की इंडेक्सिंग में ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमेजिन यू पुट योर लोगो एंड लिंक्स बिटवीन पेजेस ऑफ द साइट इन वन फ्रेम। वो कह रहे हैं कि आपने एक फ्रेम में अपनी वेबसाइट का लोगो और कुछ लिंक्स आपने रख दिए, एंड द कंटेंट ऑफ द साइट इन अ सेकंड फ्रेम, और आपने जो डिफरेंट मजीद कंटेंट है वो आपने सेकंड फ्रेम में रख दिया है। फॉर एग्जांपल ऐसे आपने इस फ्रेम में कुछ लिंक्स रख दिए हैं, लोगो रख दिया है, इस वाले फ्रेम में आपने वेब का जो कंटेंट है वो रख दिया है। अब इससे क्या होगा नेक्स्ट, These are just 2 normal web pages. ये दोनों नॉर्मल वेब पेजेस हैं आपके लिए। Should a search engine find the URL for one of these pages, the search engine would show only the content of the individual frame, not the frame set document, so the user might see only the navigation or only the content. वो कह रहा है कि जब इंडेक्सिंग होगी सर्च इंजन के साथ तो सर्च इंजन या तो फ्रेम 1 का डाटा यूजर को दिखा देगा, या फ्रेम 2 का डाटा दिखा देगा, या फ्रेम सेट का जो डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने आपको बताया नो फ्रेम का एलिमेंट है वो दिखा देगा। मतलब ये है कि मेन जो अभी तक, अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं, अभी तक जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में यही चीज़ आ रही है कि सर्च इंजन्स के लिए कि बहुत मुश्किल है कि वो इस तरीके से यूआरएल की इंडेक्सिंग करे। एक वेब पेज पर 10 यूआरएल उसको मिल रहे हैं, तो वो किस यूआरएल का डाटा यूजर के सामने दिखाएगा? समझ रहे बात? ये फ्रेम्स का ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज के टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्राउजर्स बैक बटन माइट नॉट वर्क एज यूजर एक्सपेक्ट। आप फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, उसमें लिंक्स है, आपने किसी लिंक पे क्लिक किया है, आप किसी और फ्रेम पे मूव करके, वो कह रहा है हो सकता है कि आपको वहां पे बैक का बटन ही नजर ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे? ये भी एक प्रॉब्लम हुई। और लास्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही आज के दौर में देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में मॉनिटर की जगह एलसीडी, उसके बाद लैपटॉप्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, टैब्स हैं, ये बहुत सी डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट, अब अगर आप एनालाइज करें अपनी वेबसाइट को तो आपकी वेबसाइट लैपटॉप कंप्यूटर की निस्बत मोबाइल डिवाइसेस पर ज़्यादा विजिट की जाती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है सम स्मॉलर डिवाइसेस कैन नॉट कोप विद फ्रेम्स, यानी कि जो स्मॉलर डिवाइसेस हैं, मोबाइल है या टैब है, ये डिवाइसेस फ्रेम से अवेयर ही नहीं है। ठीक है, फ्रेम की वर्किंग को दिखा ही नहीं सकती प्रॉपरली। तो अगर इस पॉइंट को अगर देख लिया जाए
तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर कोई किसी भी साइट में आपने फ्रेम यूज़ किए हैं तो वो आपको कितना डिस्टर्ब कर सकती है। तो इस पे बात करने का मकसद था। फ्रेम्स बनाते कैसे वो मैंने आपको पहले बता दिया, ताकि आप ये ना कहें कि जी वो बनते कैसे हैं वो तो हमें पता नहीं है। या सम टाइम ऐसे होता है कि इंस्टीट्यूट्स में क्लास में असाइनमेंट दी जाती हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो पढ़ाने वाले होते हैं वो मोस्टली प्रोफेशनल वर्किंग में नहीं होते, प्रोफेशनल मार्केट के नहीं होते। अगर हों तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ्रेम पे आपको असाइनमेंट दे या फ्रेम पे कोई आपको वर्किंग दे, क्योंकि ये अब यूज़ नहीं किए जाते। जो नॉन प्रोफेशनल हैं जिनको आइडिया नहीं है मार्केट का, हाँ वो ज़रूर आपको इसके बारे में असाइनमेंट या कोई भी टास्क दे सकते हैं। चलें इसी से आप उनको करके दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो छोटे छोटे टैग्स हैं वो मैं आपको बताते रहूँगा, जो इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ज़्यादा फोकस अब मेरा इंशाल्लाह CSS पे होगा। CSS के लेक्चर्स आप सुनना शुरू कर दें, फीडबैक अपना लाजमी दें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर।